तुम्हारा जो 2013 का कानून है वो धूल चाट रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और तुम अभी तो और हमारे राशन कार्ड तुम हमसे और छीन रहे हो। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि इस देश में हम लोगों को अभी जो तिल तिल कर मार रहे, ये पूरा जान से मारने पे तुले हुए हैं। हम सरकार की इन नीतियों के शिकार हो चुके हैं। अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए हाथ मिलाकर तो वाहवाही पूरे देश में लूटी जा रही है। आज जंतर मंतर पर अमीर नहीं आया, जंतर मंतर पर गरीब आया, जिसका घर टूटा, रोटी का टुकड़ा जिसके हाथ में नहीं है। हम लोग इसको लेकर 16 मार्च को भी यहाँ पर देशव्यापी ट्रेड यूनियंस हड़ताल करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। तबके की बस्तियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, बिना पुनर्वास के उनको बेदखल किया जा रहा है। बहाना बनाया जा रहा है कि ये तो कोर्ट के आदेश हैं, पर कोर्ट किस प्रकार की नेगेटिव बयान, नेगेटिव आदेश जारी कर रहा है। इसके कारण क्या है कि यकायक जिस कोर्ट ने कई अरसे से इन तमाम मजदूर बस्तियों को स्टे दे रखा था, यकायक इस सरकार के आते ही ये उल्टा आदेश देना क्यों शुरू कर दिया। कोर्ट को अगर लगता है कि इन तमाम लोगों की ये ज़मीन नहीं है जहां पर वो रह रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको मानवता के आधार पर भी शहर के अंदर गरीब लोगों का, मजदूरों का हिस्सा मानते हुए उन लोगों को कहीं न कहीं तो आवास दिया जाए, ज़मीन दी जाए, ताकि वो लोग अपनी पूर्ण गरिमा के साथ ज़िंदगी जी सके। जीवन जीने के अधिकार को भला कोई कैसे छीन सकता है। किसी भी कोर्ट ने इनको ये नहीं कहा कि आप पुनर्वास मत दीजिए। आखिर सरकार पुनर्वास के मामले पर असंवेदनशील होती हुई क्यों नजर आ रही है? ये बेपरवाह और लापरवाह सरकार, जहां मजदूरों के घर को तोड़ने के लिए अगर कोर्ट एक बार आदेश करता है, यमुना खादर बेला स्टेट जहां पर लोगों को कम से कम 10-10, 15-15 बार आकर डेमोलिश कर दिया गया, उनके मलबे को भी तोड़ा जा रहा है, उनके बर्तन को तोड़ा जा रहा है। अरे वो जाएंगे कहां? ये जवाब इस देश की सरकार के पास और देश की अदालत के पास नहीं है। तो लगता है कि ये पूरा का पूरा देश मानवता से सूख गया है, मानवता से परे हो गया है, और इस प्रकार के असंवेदनशील, कठोर, बेपरवाह, लापरवाह प्रकार आदेश जारी करके यहाँ की जनता को सताया जा रहा है। इस देश में सरकार का राज करना, जनता को आराम से रखना, आनंद से रखना, प्रसन्नता से रखना, उनके अधिकारों के साथ आनंदपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना है या उनको सताना है? ये सवाल सरकार से, मीडिया के साथियों को पूछना चाहिए। लेकिन सरकार का तो ये था ना, क्या नाम है, नारा भी था, क्या नाम है, पिछले चुनावों में भी ये नारा रहा, क्या नाम है, जहां झुग्गी वहीं मकान, फिर परेशान क्यों? देखिए, सरकार अपना वोट बटोरने के लिए कि किस प्रकार से वोट लिया जाए। आपको पता है कि देश की जो जनसंख्या है उसमें गरीब लोग कितने हैं, गरीबों की संख्या कितनी ज़्यादा है। किस प्रकार से गरीब लोगों को इस प्रकार का लालच देकर लुभावने, सुहावने और स्वर्णिम नारे लगाकर उनको जो है बहकाया जाए, भटकाया जाए, उनका दुरुपयोग किया जाए, उनके वोट का गलत इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इन्हीं लोगों के दम पर जो सरकार आई है, आज इनको अवैध बता रही है, आज इनकी बस्तियों को अवैध बता रही है, और अब उनको जो है घर तोड़ते हुए आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, उन तमाम लोगों के पास घर नहीं रहे, वो बेघर हो गए। तो बेघरों के लिए सरकार का क्या प्लान है, वो शेयर करे सरकार। कहाँ बेघरों को सरकार ने आश्रय दिया, कहाँ उनको पुनर्वासित किया, सरकार इसका जवाब दे। देश सुरक्षित हाथों में, आप कैसी बात कर रहे हैं? परेशान है जनता। देश सुरक्षित हाथों में है, ये सवाल तो एक मजदूर से पूछा जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है या असुरक्षित हाथों में है। जब इस देश में किसी गरीब व्यक्ति का किसी नाले के किनारे, किसी गांव के बाहर, किसी शहर के किनारे पे घर बना हुआ है, और वो घर भी इतनी ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां जानवर का रहना भी बहुत मुश्किल है, वहां से भी इंसान को मारकर, उसको बुलडोजर उसके छप्पर पर चढ़ाकर, उसकी प्लास्टिक का घर तोड़कर अगर उसको बेदखल किया जा रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि ये सुरक्षित है या असुरक्षित है। इसका जवाब तो आसानी से मिल जाएगा। क्या क्या समस्याएं हैं और आपकी इस धरना प्रदर्शन में? देखिए, आज हम आए हैं कि इस देश में जो दिहाड़ी मारने वाला एक मेहनतकश असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहें या संगठित क्षेत्र का मजदूर कहें, कम से कम 1000 रुपया दिहाड़ी 8 घंटे की होना चाहिए। रेप्टा को जजमेंट जो कि इस देश की सबसे सर्वोच्च अदालत दे रही है, और जो कि न्यूनतम मजदूरी के फिक्सेशन की बात करती है, उसके
उसको फिक्स करने की बात करती है, मिनिमम वेज को फिक्स करने की, निर्धारण करने की बात करती है। आखिर उस आधार पर क्यों नहीं न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। अब हमको 1,000 रुपया सम्मानजनक मजदूरी चाहिए, ये 200 रुपये 400 रुपये नहीं चलेगी। दूसरा जो मांग आया है कि किस प्रकार से इस देश में जबरन बेदखली सरेआम हो रही है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये फोर्स एविक्शन को रोकने की मांग करते हैं। तीसरी मांग हम कर रहे हैं कि जिन जिन श्रमिकों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, लगभग अगर हम देख के जाएं, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुका है। मेहनतकश इस वर्क फोर्स का एक बड़ा तबका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुका है। करोड़ों की तादाद में उनका संख्या है। आप उनको क्यों नहीं पेंशन देना शुरू कर रहे हैं? ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड मजदूरों को कम से कम 12,500 रुपये पेंशन देना शुरू करना चाहिए। ये मांग हम आज यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि इस देश में कोई भी कानून नहीं है जो हाउसिंग की गारंटी देता है, इसलिए देश की अदालतें भी ऐसा बयान देती है कि इनका जो है बेदखली कर दी जाए। अगर ये कानून होता तो देश की अदालत बाध्य होती कानून के तहत और इस प्रकार के आदेश नहीं दे पाती। हम मांग करते हैं हाउसिंग की गारंटी का कानून बनाए ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना घर के न रहा जाए। हम आज यहाँ पर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं किस प्रकार से देश में नरेगा है, वैसे शहरों के अंदर नरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी लेके आए सरकार, और यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि नरेगा को और पतला करो और ख़त्म कर दो। पर हम मांग कर रहे हैं कि शहरों के अंदर रोजगार पैदा किया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि बेरोजगार किस प्रकार युवा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लाठियाँ उनके ऊपर बरपा रही है। किस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा किया। हम मांग करने के लिए आए हैं यहाँ पे कि ये जो 4 श्रम संहिताएं आई हैं, लेबर कोड आए हैं, इनको रद्द किया जाए। ये एंटी लेबर है, ये मजदूर विरोधी हम लोगों को संहिताएं नहीं चाहिए। हम लोग इसको लेकर 16 मार्च को भी यहाँ पर देशव्यापी ट्रेड यूनियंस हड़ताल करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। वर्किंग पीपल चार्टर और मजदूर आवाज संघर्ष समिति हम ये समर्थन करेंगे 16 मार्च को। क्यों? कि हम तमाम यहाँ पर लोग आए वो पीड़ित हैं, हम सरकार की इन नीतियों के शिकार हो चुके हैं और हम लोग भी भारत बंद आह्वान को लेकर आगे निकलेंगे और इसका समर्थन करेंगे। हम यहाँ पर मांग लेकर आए हैं वो जितनी यहाँ पर महिलाएं इस देश में काम कर रही हैं और वो महिलाएं जो अनपेड वर्कर हैं, जिनको की काम करने की एवज में श्रम की एवज में वेतन ही नहीं मिलता, पैसा ही नहीं मिलता, उन तमाम अनपेड वर्कर के बारे में सरकार सवाल करे, सोचे और सोशल प्रोटेक्शन का जो सवाल है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आवास का मुद्दा हो, तत्काल तमाम मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पहल करते हुए पहले सरकार ये तमाम सुविधा मुहैया कराए। और हम लोग मांग करें कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए उन लोगों को एक दिन के हिसाब से एक परिवार को 1,000 रुपया जो कंपनसेशन देना चाहिए। ऐसे कैसे बिना पुनर्वास के तोड़ दिए? दिल्ली शहर के अंदर जहाँ 675 बस्तियां हैं, स्लम्स को ड्यूसिप ने आइडेंटिफाई करके रखा है। अभी जिन बस्तियों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, केंद्र की सरकार क्यों नहीं राज्य की सरकार को नोटिस देती? बाकी तो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए केंद्र की सरकार रोज पुलिस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, सीबीआई वगैरह आईडी सब भेज रही है। अब क्या हो गया है? क्यों नहीं ड्यूसिप की इन तमाम बस्तियों को जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, एक नोटिस भेज के पूछना चाहिए दिल्ली की सरकार को। ये जो काम की बातें हैं न, ये केंद्र की सरकार कर पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है केंद्र और दिल्ली की सरकार, सीधा सीधा कहें मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के बीच में जो राजनीति चल रही है, जिसका शिकार दिल्ली का गरीब से गरीब मजदूर हो रहा है, रिक्शा वाला, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार, रेक पिकर्स, इन तमाम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इनकी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं? जब दिल्ली की सरकार कोर्ट के अंदर तुगलकाबाद के मामले में कह रही है कि हम पुनर्वास करेंगे, तो जमीन क्यों नहीं दे देती कि केंद्र की सरकार? तो पता तो लग जाए कि दिल्ली की सरकार जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है सच है या गलत है। अब हम दिल्ली की सरकार को पकड़े कैसे? क्योंकि वो कहती है कि जमीन केंद्र से लेके आओ, घर हम बना देंगे। इन दोनों के मजले में गरीब को किस प्रकार से रथ के पहिए के नीचे कुचला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम आएंगे, गरीबों के राम अयोध्या में आए, लोगों ने बहुत अपनी वाहवाही लूट ली, पर उनका लाइसेंस ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अरे असली राम तो हमारे घरों में बैठा हुआ है, जिनके मंदिर को तुम लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आज हम गरीब लोगों के लिए कहाँ पर राम और कहाँ कृष्ण, कहाँ
अल्लाह है, कोई कुछ नहीं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल अमीरों के लिए पूजा की व्यवस्था, उनके लिए, हमारे खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं। हम भला कहाँ से पकवान लगाकर भोग लगा ले, सवाल खड़ा हो रहा है। गरीब के लिए व्यवस्था सरकार क्या बना रही है? अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए हाथ मिलाकर तो वाहवाही पूरे देश में लूटी जा रही है। आज जंतर मंतर पर अमीर नहीं आया, जंतर मंतर पर गरीब आया, जिसका घर टूटा, रोटी का टुकड़ा जिसके हाथ में नहीं है। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए हैं इधर, जांच करवा ली जाए हमारी कि हमने पानी के अलावा अगर कुछ खाया पिया हो तो। अगर गरीबी लगातार बढ़ रही है, फिर गरीबी का आंकड़ा क्यों कम होता वो नजर आ रहा है? देखिए, गरीबी जो कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, तो यही तो पॉलिटिक्स और ये साजिश जो सरकार रच रही है। हरियाणा के अंदर आप समझ लो किस प्रकार से राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहे हैं? रातों रात एक गरीब झुग्गी के अंदर रहने वाला अंबालाल अंबानी कैसे बन गया दूसरे दिन में? उसके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो अंबालाल, उसकी फैमिली का इनकम ज्यादा हो रहा है। कि कैसे ज्यादा हो रहा है? उसके बेटे को भी ले लिया, उसकी बहू को भी ले लिया, उसकी पत्नी को भी ले लिया, और उनको पूछा कितना कितना कमाते हो? उन्होंने बोला साहब कि हम लोग कोई 3,000, कोई 4,000। उन सब की इनकम को उन्होंने जोड़ लिया। वो इनकम जोड़ने के बाद वो रहते तो अलग अलग है, वो ये अलग अलग झुग्गियों में, उनकी इनकम को क्यों जोड़ा? क्योंकि राशन कार्ड एक होता है। जब इनकम जुड़ती है तो राशन कार्ड कट गया, क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में चला गया। तो ये जो गरीबी का जो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये सरासर साजिश है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो गणितीय इनकी कैलकुलेशन है, इसको तोड़ तोड़ के अगर देखोगे तो पता लगेगा कि गरीबी जो है वो आंकड़ा बढ़ा है। आंकड़ा आप सोच रहे गरीबी घटी है, आंकड़ा बढ़ नहीं रहा, आंकड़ा घट रहा है सर। गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब वो आंकड़ा आप जो भी मान लो उसको, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ये दिखा रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है। तो ये आंकड़ा सरासर गलत है। 25 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन आज तक गरीबी रेखा का निर्धारण ही नहीं कर पाए। तो किस आधार पे वो बता रहे हैं कि 25 करोड़ को हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया? पैरामीटर्स अलग बनाए हुए हैं। तो हाँ, ये जो कह रहे हैं ना एकदम सही कि इन्होंने किस प्रकार से कैलकुलेशन की है कि वो कैसे कैसे गरीबी की निर्धारण को करते। यही देश की सरकारें मोबाइलें बांटती है। अरे इनके चोचलेबाजी तो देख लो, एक हाथ पे मोबाइल बांटेंगे, दूसरे हाथ पे लैपटॉप बांटेंगे। 80 करोड़ लोगों को तो राशन करें कि हम दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग जो राशन पे जिंदा हैं वो तो गरीब ही होते हैं, वो राशन वाले। तो गरीब होते हैं। उसके बाद 25 करोड़ और लोगों को कहाँ से निकाला है? हाँ, वही कि जो 80 करोड़ कह रहे हैं कि राशन पे जिंदा है, और वो 80 करोड़ तो गरीब है, तभी ना आप राशन तो दे ही रहे। पर सवाल क्या है? सवाल मैं ये कह रहा हूँ, आपने उसको लैपटॉप दे दिया, आपने कहीं किसी को एक मोबाइल दे दिया, और फिर उसके घर पे आप सर्वे करने जा रहे हैं। आपके पास क्या है कि लैपटॉप है, ले आजा बेटा, तू गरीबी रेखा से नीचे है नहीं है, अब तू ऊपर आ गया है, और ले ले तेरा लैपटॉप वापस। या खाना खाने के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम्हारा जो 2013 का कानून है वो धूल चाट रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और तुम अभी तो और हमारे राशन कार्ड तुम हमसे और छीन रहे हो। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि इस देश में हम लोगों को अभी जो तिल तिल कर मार रहे हैं, ये पूरा जान से मारने पे तुले हुए हैं। हमको सब लोगों को एकता करनी पड़ेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब चुनाव का माहौल आया है, अब ये जो देखो किस प्रकार से ऊंट जो है पर्वत के नीचे आता है, ये आएंगे गरीबों के पास में, गरीब भी इनको जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत देश मजबूत हाथों में है, आप कैसी बात करते हैं? ये तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत हैं या किस प्रकार के हाथों में है, कमजोर हाथों में है। जो अपने मेहनतकश मजदूर की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो कैसे मजबूत हाथों में होगा? वो अडानी और अंबानी के लिए मजबूत हाथों में है। एक गरीब इस समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के लिए देखा जाए तो ये कोई मजबूत हाथों में नहीं है, ये एकदम निठल्ले लोगों के हाथों में। पर राम राज्य आ गया, कह रहे हैं कि अब राम राज्य है तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा देश में। देखिए, राम राज्य की अगर आप बात करेंगे तो समय कभी वापस नहीं आता, गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा। तो ये तो भोले भाले लोगों को ठगने वाली बात है, क्योंकि राम हैं हमारे पूर्वज हैं, किसी ज़माने में थे, अब चले गए, अब वापस कैसे आएंगे? क्या आपका गुजरा हुआ कल वापस आ सकता है? तो राम कैसे आ जाएंगे? हाँ, राम जी का मंदिर बना है, अच्छी बात है, विरोध नहीं है, स्मारक बनना चाहिए, लेकिन भोले भाले लोगों को आडंबर में फंसा देना। पकड़ के लाए ना राम को, मोदी जी उंगली पकड़ के लाए राम को।
तो मोदी जी राम को मोदी उंगली जी पकड़ के राम को लाएंगे ला या राम सकते हैं, राम जो राम मोदी जी को हमारे- लेके आए? अब ये समझने वाली जो बात है। भगवान है उसको कोई उंगली पकड़ के ला मोदी जी सकता राम को है? लाएंगे ये तो या राम सवाल मोदी ही जी को लाएंगे? सरासर गलत ये है। समझने बच्चा वाली बात बच्चा बोलेगा कि ये गलत है। बच्चा 2030 तक 5 ट्रिलियन पार कर जाएगी अर्थव्यवस्था। और क्या ट्रिलियन पार कर, यहाँ तो 3 ट्रिलियन अपना जेब में 3 रुपया नहीं है, ट्रिलियन पार कर जाएगी। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो और ट्रिलियन की बात कर रहे हो। कहाँ गया आपका, कहाँ गया ये छोटे छोटे जो हम लोग बच्चे लेके घर में झुग्गियों में पड़े हुए हैं, आप ट्रिलियन की बात कर रहे हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।